फाइन स्टूडेंट क्लास नंबर 31 इंडियन पॉलिटी। तो इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 कवर कर चुके हैं और इस क्लास में हम लोग आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 और कुछ आर्टिकल 19 का भी देखने जा रहे हैं। तो मैंने हेडलाइंस में यहाँ पे आर्टिकल 19 नहीं लिखा है, कारण ये है कि नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 19 के बारे में ज़्यादा समझोगे, बट ओवरव्यू आर्टिकल 19 का इस लेक्चर में समझ लोगे। चलो शुरू करते हैं। आर्टिकल 15 तो बहुत ही ईजी है ना आर्टिकल 15 को याद करना। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ RRSCP। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सही बात है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अब इसको डिटेल्स में समझते हैं। आर्टिकल 15 के हिसाब से स्टेट सेल नॉट, सेल का मतलब क्या कि स्टेट के ऊपर कंपल्सन है। वो यदि थर्ड पर्सन के साथ सेल जुड़ता है जिसका मतलब वो कंपल्सन है, समझ गए ना। स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, कोई भी नागरिक को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता राज्य ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 ग्राउंड्स। ओनली वर्ड है बच्चे, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में अच्छे से। और किस किस ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है राज्य? राज्य का मतलब कौन सा राज्य? आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट का बात किया गया, पब्लिक अथॉरिटी। क्योंकि हमारे दिमाग में राज्य का मतलब केवल गवर्नमेंट ऑफ द डे दिखेगा हमें। जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसको हम लोग स्टेट मान के चलते हैं, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। स्टेट का मतलब वो स्टेट जो आर्टिकल 12 में लिखा गया है, वो हर पब्लिक अथॉरिटी स्टेट है, और जानते हो जो कि RTI के अंदर आता है। देखो यहाँ पे समझो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, मेल और फीमेल, और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 जो ग्राउंड है, इसके बेसिस पे स्टेट पब्लिक अथॉरिटी कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है किसी को, किसी नागरिक को। हाँ, मैं इसमें देख रहा हूँ आर्टिकल 15 में तुमको 2 वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 2 क्रूशियल वर्ड्स, एक डिस्क्रिमिनेशन और एक ओनली। ठीक है ना, ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब 5 ग्राउंड छोड़ के दूसरा ग्राउंड हो तो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है स्टेट, है ना। इसका मतलब केवल 5 ग्राउंड पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। यदि 6ठा ग्राउंड हो कोई दूसरा, यदि 7वां ग्राउंड कुछ हो, यदि 8 ग्राउंड हो तो उस पर डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, मगर 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। एंड डिस्क्रिमिनेशन तो हमें चाहिए ना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है फिर। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विथ रिगार्ड टू और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि जब एक सोशल जो ग्रुप है दूसरे सोशल ग्रुप को अलग समझ रहा है, उसको फेवर नहीं कर रहा है। बात समझे ना। द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विथ रिगार्ड टू और डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। यानी कि एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप को क्या कर रहे हैं, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी को अलग कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है, समझे, उसको भेदभाव कर रहा है उससे कि तुम अलग हो, हम अलग हैं। द यूज ऑफ वर्ड ओनली मतलब क्या है कि दूसरे ग्राउंड पे प्रोहिबिटेड नहीं है, दूसरे ग्राउंड पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। कोई कि सर इसका लॉजिक नहीं बैठ रहा है। देखो मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे समझो। मान लो कि एक कंपनी है, मान लो PSU है, चलो स्टेट ही लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, स्टेट ही लेते हैं। स्टेट ने क्या कहा कि जॉब है, फलना जॉब है, ये जॉब है, आप आइए रिक्रूट हो जाइए, और उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा। और स्टेट क्या चाहती है, यानी कि स्टेट का मतलब समझ रहे हो ना, कंपनी PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चलो वो भी एग्जांपल लेते थे, बरौनी रिफाइनरी लेते। रिफाइनरी चाहता है कि 100 जॉब आया है, तो 100 जॉब पे फिलअप करे और एग्ज़ाम दे और पास करे और रिक्रूटमेंट तो वो जो 100 जॉब निकाल रहा, हो सकता है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से निकाल रहा हो सकता है वो साइंस बैकग्राउंड से निकाल रहा हो। तो उस समय आर्ट्स वाला बच्चा आके ये नहीं बोलेगा कि हमको काहे नहीं एग्जाम बैठने दिया, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। यू कांट से दिस थिंग, क्योंकि मेरिट भी तो है कुछ चीज़, तो मेरिट बेस पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही सकता है। और जो तुम पढ़ाई लिखाई जो की हो, तो तुम बैकग्राउंड, तुम्हारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो इंजीनियर वाला ही स्टूडेंट चाहिए हमें। तो स्टेट कैन डिफ्रेंशिएट, स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन अदर ग्राउंड्स। बात समझे ना, इसका मतलब ये है कि स्टेट कर सकती है, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट का बात आएगा तो उसमें तो फिर स्टेट देखेगा ना कि आपके अंदर वो मेरिट है कि नहीं है, और आपको हायर करेगा, क्योंकि आखिर स्टेट आपको पैसा देने वाला है, एज आपको एम्प्लॉय के रूप में काम करवाएगा, तो यू विल गेट प्रॉपर सैलरी। तो फॉर डैट डिस्क्रिमिनेशन तो बनता है। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो सोच रहे हो, मेरिट को एज अ ग्राउंड बना के डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जो कि
एम्प्लॉयमेंट में होता है। समझ गए ना बात को? आगे देखो, तो आर्टिकल 15 को देखते हैं। हाँ, तो PM बख्शी के बुक में क्या लिखा गया है देखो, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी कि पांचों में कोई हो सकता है, बट दूसरा नहीं, पांच छोड़ के दूसरा नहीं, समझे? नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex, place or birth of any be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to this one। यानी कि मान लो कि 5 ग्राउंड पे यदि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, एग्जांपल देखो, यदि किसी शॉप में जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी होटल में जाने नहीं दिया जा रहा है, हाँ, कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट जाने नहीं दिया है, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। यानी कि आपको शॉप जाने देना है सबको, पब्लिक रेस्टोरेंट जाने देना है सबको, होटल जाने देना है सबको, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब पब्लिक प्लेस है। जैसे पुराना जानते हो ना कि ऐसी लोग को, बेचारे लोग को कुआं से पानी भरने नहीं दिया जाता था। देखो, वेल का यूज़ कोई भी कर सकता है, टैंक का यूज़ कोई भी कर सकता है, बाथिंग घाट का रोड कोई भी यूज़ कर सकता है, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट कोई भी यूज़ कर सकता है। या तो स्टेट मेंटेन कर रही है या फिर जनरल यूज़ के लिए तो कोई पार्किंग, मान लो कि पार्क है, गार्डन है, तो गार्डन में कोई भी समाज का आदमी जा सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल पब्लिक प्लेस है, स्टेट मेंटेन कर रही है उसको। तो यहाँ पे तुम रोक नहीं सकते। यदि मान लो कोई यहाँ पे रोक रहा है तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन है। और हम जानते हैं कि आर्टिकल 15 सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, इसके लिए लॉ लाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा आर्टिकल है जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, और बहुत सारा आर्टिकल नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। कहने का मतलब वो एग्जीक्यूटरी है, उसके लिए लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा आपको। तो एग्जाम्पल क्या है, आर्टिकल 15 इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी आर्टिकल। ठीक है, उसके लिए लेजिस्लेशन पास करने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट से। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, वो आराम से शॉप उप जा सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP आप डिस्क्रिमिनेट करके ये नहीं कह सकते हो कि आपको पब्लिक रेस्टोरेंट नहीं जा सकते हो। हाँ, मान लो कोविड-19 हो गया तो उस समय डिस्क्रिमिनेट करोगे, वो दूसरा वो हेल्थ इशू है, रीजनल रिस्ट्रिक्शन ऑलवेज देयर। कोविड-19 में जानते हो ना, रिस्ट्रिक्शन था ही, हम लोग वहाँ पे भेज रहे थे, है ना, क्वारंटीन में भेज रहे थे लोगों को, तो उस समय तो वो नहीं बोल सकता कि सर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, वो हेल्थ इशूज़ है, हेल्थ इशू के टाइम में स्टेट कर सकती है, ताकि वो कॉमन गुड भी तो हो ना। एक आदमी की वजह से 50 आदमी बीमार हो रहा है, उससे बढ़िया है कि उसको आइसोलेट कर दो। यहाँ पे देखोगे बच्चों लोग, तो सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15, वही फर्स्ट देख ही लिए हम लोग, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑनली वर्ड हम लोग को समझा। सेकेंड क्लॉज में क्या लिखा गया, यही लिखा गया है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी, किसी भी सिटीजन को आप वो नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते, एनी डिसेबिलिटी उसके ऊपर इंपोज नहीं कर सकते हो, लाइबिलिटी उसके ऊपर इंपोज नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर इंपोज नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड। हाँ, आप उसको मना नहीं कर सकते हो शॉप पब्लिक रेस्टोरेंट जाने में, समझे ना। या फिर स्टेट के द्वारा कोई भी पब्लिक प्लेस चलाया जा रहा है तो उसको वहाँ मना नहीं कर सकते हो, चाहे वो टैंक्स हो, बाथिंग घाट्स हो, रोड हो, एंड सो ऑन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखना, गौर करने वाली बात है, इसलिए ये येलो कलर में दिया गया है ये जो प्रोविजंस। अच्छा देखो बच्चे लोग, यहाँ पे ध्यान रखो। अब देखो, स्टेट आर्टिकल 12 में स्टेट का बात है। मगर जानते हो कि कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट इंडिविजुअल मना कर रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए जो क्लॉज 2 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, क्लॉज 1 में तो देखे नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सही बात है ना। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में क्या देख रहे हैं कि RRSCP के बेसिस पे ये सब चीज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, शॉप जाने में रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं होना चाहिए। आखिर एक ही चीज़ लागू किसके ऊपर होगा, तो ये लागू प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर भी होगा। क्लॉज 2 वाला देखो, दिस प्रोविजन प्रोविज डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, देख रहे हो ना, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर भी लागू होगा आर्टिकल 15 क्लॉज 2। क्लॉज 2 लिखो, वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी मना नहीं कर सकता कि भाई तुम मोबाइल क्यों नहीं, मोबाइल तुम मत यूज़ करो, भागो यहाँ से, हाँ तुमको इस गार्डन में तुमको बैठना ही नहीं है। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी तो हो सकता है। तो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है ये आर्टिकल, समझ गए ना। बट जो पहला जो पढ़े थे तुम लोग, आर्टिकल 15 क्लॉज 1, वहाँ पे जो बात था नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP, वो केवल स्टेट के अगेंस्ट है, वो स्टेट के लिए, वहाँ पे स्टेट को मना किया जा रहा है। और इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों को ही मना किया जा रहा है। गॉट इट, आया समझ में। और उसके लिए कोई लॉ लाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 अपने आप में
सेल्फ एग्जीक्यूटिव आर्टिकल है, उसके लिए लेजिस्लेशन पास करने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट से। तो पॉइंट टू बी नोटेड ना, देख रहे हो ना, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के अंदर दोनों ही आएंगे, स्टेट अगेंस्ट भी है वो, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, कि स्टेट और प्राइवेट दोनों ही मना नहीं कर सकता किसी भी लोग को ऑन द बेस ऑफ RRCP किसी भी लोग को शॉप बाथिंग घाट्स एसेस करने में, ठीक है। जो पहला जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है, उसमें क्या है कि स्टेट के लिए बोला गया है केवल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ RRCP, समझ गए ना। हाँ, यहाँ पे देखो बच्चे लोग, देखो कितना सुंदर चीज़। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 पढ़ लिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 भी पढ़ लिए। अब तुमको समझना है आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5, और एक चीज़ नया वर्बली ऐड कर देंगे, आर्टिकल 15 क्लॉज 6। देखो, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ RRCP, सही बात है। मगर हम जानते हैं कि स्टेट है ना बहुत सारा तबका को तो उठा ही सकती है रिजर्वेशन देख के, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट करके। देखो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और अफर्मेटिव एक्शन, देखो यहाँ पे। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में ये बोला कि स्टेट परमिटेड है, यानी कि स्टेट को पूरा खुला छूट है कि वो कोई प्रोविजन, एक स्पेशल प्रोविजन महिला और चिल्ड्रन के लिए बना सकता है। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज है कि नहीं, बताओ। पंचायत में 33% कर दिया गया ना, अब बिहार राज्य में तो 50% कर दिया गया। तो यही आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का यूज़ करके स्टेट कर रही होती है कि जब तक बात हो महिला का एम्पावरमेंट का बात हो, क्योंकि महिला क्या है, वल्नरेबल सेक्शन से आती है, समझे ना। तो यानी इन लोग का उत्थान का बात हो, इन लोग का एम्पावरमेंट का बात हो, तो सीट का रिजर्वेशन किया जा सकता है, समझे ना। जैसे देखो मोदी जी ने 2024 में ही लाया ना 33% रिजर्वेशन एक्ट फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन MP, लोकसभा राज्यसभा के लिए। तो वो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को ही इन्वोक करके लाया गया है, बात समझे ना। उसी तरह देखो, प्रोविजन फॉर फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के लिए लाए कि नहीं लाए हम लोग। तो उस समय बड़ा आदमी, यानी कि 6 साल लेके हम लोग 14 साल तक के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए लाए ना, उसके लिए अलग आर्टिकल भी आया। बट ये नहीं कह सकता है कोई कि 14 साल से ऊपर वाला बच्चा हो गया, वो नहीं कह सकता है कि हम क्यों नहीं एजुकेशन दिए हैं। तो बिल्कुल चिल्ड्रन के उत्थान के लिए, चिल्ड्रन के बेटरमेंट के लिए स्टेट ये कर सकता है, ये कदम ले सकता है अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3। आया समझ में ना। सिमिलरली आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्या लिखा गया है कि जो सोशली, देखो बच्चे लोग बहुत ध्यान से सुनना है, शुरुआत के जो संविधान में जो रिजर्वेशन देने का बात है वो 2 ही पैरामीटर पे है, या तो सोशली बैकवर्ड हो या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड हो। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2 ही पैरामीटर था रिजर्वेशन देने के लिए, अफर्मेटिव एक्शन देने के लिए। वो पैरामीटर क्या है, सोशली बैकवर्डनेस और एजुकेशनली बैकवर्डनेस। इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस वाला बात नहीं था, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस वाला चीज मोदी जी लेके आए और इन द फॉर्म ऑफ EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखते हो ना, वो स्टार्ट ही हो रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम से। तो वही बोला गया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में कहा गया कि स्टेट परमिटेड है, स्टेट को पूरी तरीके से मंजूरी है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, स्पेशली उस तबका के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, समझे ना, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और वो सीट रिजर्वेशन कर सकता है पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जानते हो ना कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ना हो, जो तुम्हारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि कह सकते हो कि विधानसभा से चल रहा हो, यानी कि स्टेट के हिसाब से चल रहा हो या फिर केंद्र के हिसाब से चल रहा हो, जहाँ पे UGC अप्लाई होता है, जानते हो केंद्र के हिसाब से हो। तो एनीवे बात समझो कि जहाँ जहाँ सरकार का कंट्रोल हो, यूनिवर्सिटी पे, कॉलेज पे या प्राइवेट भी, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन छोड़ के सभी जगह SC और ST का रिजर्वेशन होगा इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। दैट इज अंडर आर्टिकल, क्या है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर है। आया समझ में ना। सिमिलर प्रोविजन फॉर OBC ऑल्सो। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में क्या लिखा गया, वही मंडल कमीशन याद होना चाहिए बच्चे लोग को। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंदर क्या है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, जो SC, समझे ना। हाँ, अब फर्स्ट में समझ में आ गया ना तुम लोग को, मैं फिर से दोहराता हूँ। फर्स्ट क्या है तुम्हारे, देखो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या है, स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द SC ST। हाँ देखो, अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में SC ST तो है, OBC भी आ जाएगा उसमें फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दूसरा देखोगे, दूसरा कहाँ पे, देखो कहाँ पे लिंक करता है, द स्टेट इज empowered टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन
और फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स रिगार्डिंग द एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, समझे, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। समझ गए ना बात को, यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन छोड़ के, समझे ना, ओबीसी को भी मिलेगा वहाँ पे। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 दोनों में ही है ना रिजर्वेशन और फीस कंसेशन का बात है एससी और एसटी के लिए जो कि सोशली बैकवर्ड क्लास है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में सिमिलर प्रोविजन है कि एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो सिटीजन है या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, जो एडमिशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लेंगे उसके लिए भी छूट होना चाहिए, और उसमें प्राइवेट भी होगा। उसमें क्या है, केवल ऊपर में क्या है, केवल पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्या है, केवल पब्लिक इंस्टीट्यूशन। पब्लिक इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है कि या तो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो। और दूसरा क्या है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एससी एसटी और ओबीसी का दाखिला हो सकता है बच्चा लोग का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, बट ये कहाँ पे लागू नहीं होगा, केवल माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू नहीं होगा। तो कई बार होता है हम लोग को बोलने में भी कई बार प्रॉब्लम होता है, मतलब समझाने में। तो मैं फिर से समझाता हूँ यदि बच्चे लोग कन्फ्यूजन है तो। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 सेम ही प्रोविजन है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में एससी एसटी ओबीसी सबका बात किया गया है, बट ये पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बात किया गया है, कैसे उसमें एडमिशन हो और कैसे उसमें फीस में कंसेशन हो। सिमिलर चीज़ आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में भी बात किया गया है, 15 क्लॉज 5 में भी बात किया सेम चीज़, बट वो पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है, वो किसके लिए, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। बट दैट डजंट मीन कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आएगा, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं आएगा जी। और अभी जानते हो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जो जजमेंट आया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस एंजॉय कर सकता है। समझ पा रहे हो ना बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं एक नया क्लॉज जोड़ना चाहता हूँ। मोदी जी ने 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कुछ आर्टिकल ऐड किए थे। तो उसमें एक आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, लिखते रहोगे बच्चे लोग, लिखते रहोगे, इस नोट्स में नहीं है, नोट्स पुराना है। आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 उसके हिसाब से क्या है कि अब इकोनॉमी भी क्या है तुम्हारा एक पैरामीटर होगा। शुरू से क्या पैरामीटर था, सोशली बैकवर्डनेस और एजुकेशनली बैकवर्ड। अब क्या है कि इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस को भी कंसिडर करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कई लोग को, कई बच्चे लोग को शामिल किया जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे तुम्हारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो। यहीं पे एक नया कैटेगरी आया EWS, सेम फॉर आर्टिकल 16 ऑल्सो। आर्टिकल 16 अभी थोड़ी देर में बताएंगे तो तब समझ में आएगा। ये आ गया ना समझ में? चलो हाँ, तो देखो चलो ठीक है, आपने देखा है इस चीज़ को, तो इसमें मेरे को बहुत सारा चीज़ जोड़ा गया। देखो वही चीज़ बताया गया है कि लास्ट प्रोविजन जो ऐड किया गया, हालांकि लास्ट प्रोविजन ये नहीं होगा, जानते हो कि अभी लास्ट प्रोविजन 2019 में होगा। अभी के हिसाब से देखोगे तो कंटेम्प्रेरी इशू को देखोगे तो लास्ट तो तुम्हारे 103rd अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। एनीवे उससे पहले जो लास्ट प्रोविजन दो दिया गया था 93rd अमेंडमेंट 2005 में दिया गया था। इसमें क्या है बच्चे लोग कि ओबीसी को भी देने के लिए बोला गया था ना, 27% कैंडिडेट ओबीसी को भी मिलना चाहिए। जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहे वो IIT हो IIMs हो, वहाँ पे उन लोगों का भी रिजर्वेशन होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसलिए तो मैं बोल रहा था बार बार SC ST प्लस OBC भी, क्योंकि OBC क्या है तुम्हारा, हाँ सोशली वो भी बैकवर्ड है, एजुकेशनली वो भी बैकवर्ड है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो ऐसा है कि ठीक है, कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ बोथ अमेंडमेंट एक्ट एंड OBC कोटा एक्ट, यानी कि ये जो 27% जो सीट मिल रहा है OBC के लिए उसको भी मंजूरी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और प्लस जो अमेंडमेंट हुआ है 93rd अमेंडमेंट हुआ है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है अमेंडमेंट कोई गलत नहीं है। बट कोर्ट ने ये कहा कि देखिए OBC एक जो है ना, OBC के अंदर दोनों ही टाइप के लोग हैं, क्रीमी लेयर भी है नॉन क्रीमी लेयर भी है। जो क्रीमी लेयर है उसको अलग करिए, क्योंकि क्रीमी लेयर रुपया पैसा है उसके पास, यदि OBC का उसको मिलता है स्टेटस तो उसको फायदा हो जाएगा फालतू का, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि क्रीमी लेयर को अलग कर दीजिए, क्योंकि एडवांस सेक्शन है OBC का, उसको अलग कर दीजिए। और जो नॉन क्रीमी लेयर है उसी को 27% का रिजर्वेशन दीजिए, जो कि टोटल OBC के लिए अभी दिया जा रहा है। तो क्रीमी लेयर वर्सेस नॉन क्रीमी लेयर, देखते हो ना बच्चा लोग जो सर्टिफिकेट बनाता है तो सब नॉन क्रीमी लेयर वाला बनाता है ताकि उसको रिजर्वेशन का फायदा मिल सके। समझ पा रहे हो ना बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं? तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, उसके ऊपर बहुत सारा कमेटी भी बना है।
ये कंप्लीटेड, आर्टिकल 15 कंप्लीटेड, ठीक है। तो जो नया 103 वाला अमेंडमेंट था वो चीज़ नया डाल दिए तुम लोग। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 16 का। तो देखो आर्टिकल 16 क्या है। आर्टिकल 16 क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं है बच्चे लोग, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कोई नौकरी निकाल रहा है, केंद्र सरकार कोई नौकरी निकाल रहा है, तो उसमें सभी नागरिक को बैठने का अधिकार है। हाँ, इसमें एक्सेप्शन भी होगा, जानते हो, पॉजिटिव कह सकते हो कि अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन वाला चीज़ रहेगा वहाँ पे भी। देखो पहले ये देखो आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 के हिसाब से कि जितने भी नागरिक है भारत में सबको पूरा अधिकार है एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट जो भी, हाँ स्टेट का मतलब वही आर्टिकल 12 का स्टेट वाला डेफिनेशन, पब्लिक अथॉरिटी वाला, समझ गए ना। तो पूरा अधिकार है, कोई भी जॉब स्टेट निकालता है, हाँ पब्लिक अथॉरिटी कोई भी जॉब निकालता है उसमें हर नागरिक को बैठने का अधिकार है। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी सिटीजन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ, हाँ यहाँ पे देखो ग्राउंड बढ़ जाता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, समझे ना, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो पहले से सुने थे तुम लोग। इसमें दो देखो नया चीज़ है, डिसेंट भी, यानी कि हमारे फादर चूँकि उसमें थे और हम आपको नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेंट मतलब क्या हो कि बिकॉज ऑफ योर फादर एंड बिकॉज ऑफ योर मदर, उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि फादर क्रिमिनल थे, बहुत गंदा बैकग्राउंड रहा फादर का, ठीक है, तो दैट डजंट मीन कि हमको पावर नहीं है एम्प्लॉयमेंट लेने का, हम ले सकते हैं। तो डिसेंट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और दूसरा रेसिडेंस, जैसे मान लो कि हम बिहार के हैं तो दैट डजंट मीन कि दिल्ली जो दिल्ली में बहाली निकलेगा, जो यूपी में जो एम्प्लॉयमेंट निकलेगा स्टेट का, इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं उसका, हाँ जनरल कैटेगरी में ले सकते हैं, तो मना नहीं हो सकता। दो बढ़ गया ना, इसमें दो ग्राउंड बढ़ा दिया गया है कि इसके बेसिस पे आप राइट टू एम्प्लॉयमेंट वो नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। क्या है, एक डिसेंट और रेसिडेंस। बाकी देखो RRSCP मेंटेन है। यहाँ पे देखो आर्टिकल एक्सेप्शन टू आर्टिकल, हाँ आर्टिकल एक्सेप्शन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जानते हो कि स्टेट अफर्मेटिव एक्शन तो ले ही सकती है, रिजर्वेशन तो दे ही सकती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया कि 3 एक्सेप्शन है। अब खैर वो एक्सेप्शन और बढ़ा दिया गया है, मैं बता चुका हूँ, और एक्सेप्शन डाल दिया गया, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। क्योंकि 103 जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उससे आर्टिकल 15 क्लॉज 6 तो आया ही, साथ साथ आर्टिकल 16 क्लॉज 6 भी आया है, तो और भी एक्सेप्शन है। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस, देखो बोला ना कि क्या लिखा है कि रेसिडेंस एक पैरामीटर नहीं हो सकता डिस्क्रिमिनेशन का, बट पार्लियामेंट के पास इजाज़त है कि रेसिडेंस को एज अ कंडीशन बना के सर्टेन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। जैसे मान लो कि आंध्र प्रदेश में, क्योंकि जो वहाँ के जो रेसिडेंट लोग हैं उनको फेवर करने के लिए आंध्र प्रदेश का सरकार जॉब लेके आ सकती है, मतलब वो जो जॉब होना चाहिए वो नॉन गैजेटेड जॉब होना चाहिए। पहले भी क्लास में बोले हम ये चीज़, वो क्या होना चाहिए, नॉन गैजेटेड होना चाहिए, वो PCS टाइप का नहीं होना चाहिए, समझे ना। वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब, पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है रेसिडेंस, एक कंडीशन दे सकता है सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी स्टेट UT में या लोकल अथॉरिटी में या फिर कहीं पे भी हो सकता है ऐसा। इसके लिए देखो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था 1957 में, जिसको कहते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जो कि एक्सपायर्ड हो गया 1974 में। बट ये जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अभी भी लागू है, तो इसलिए देखोगे बाकी स्टेट के लिए एक्सपायर्ड हो गया है। जिस स्टेट के लिए भी उस समय आया था बच्चे लोग, तो उसमें अभी तक 2 ही स्टेट वैलिड है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी भी रेसिडेंस क्या है, एक कंडीशन है सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए। आया समझ में ना। दूसरा देखो, तो ये भी तो एक तरह से क्या हो रहा है, तुम्हारा जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं ये विसिएट हो रहा है, वायलेट हो रहा है। वहाँ ये पार्लियामेंट के पास पावर है। देखो दूसरा देखो, स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास, यानी कि हाँ रिजर्वेशन, यानी कि आप देखो इससे पहले हम लोग आर्टिकल 15 में देखे थे, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट का रिजर्वेशन था, सीट का रिजर्वेशन। और यहाँ जॉब का बात है कि स्टेट चाहेगा तो रिजर्वेशन दे सकता है कोई भी बैकवर्ड क्लास को, यदि वो ठीक से रिप्रेजेंट नहीं हुआ है तो, यानी कि SC ST को OBC को दे सकता है, कहने का मतलब। बट ये उससे अलग है, क्योंकि वो वाला जो आर्टिकल 15 था वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बात था, और ये वाला जो बात है ये जॉब का बात है, पब्लिक जॉब का बात है ये। अच्छा UPSC एग्जाम जानते हो ना, जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, UPSC एग्जाम में है कि नहीं है ये आर्टिकल
आर्टिकल 16 क्लॉज बी का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ? हाँ यूज हुआ है इसका, कोई भी बैकवर्ड क्लास को फेवर करने के लिए यदि उसका ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ स्टेट में तो स्टेट इस तरह का रिजर्वेशन दे सकती है उसको। सिमिलरली ए लॉ कैन बी मेड, एक लॉ कैन प्रोवाइड दैट इनकमेंट ऑफ ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस एंड डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि मान लो कि मदरसा का है, मदरसा को चलाना है तो मदरसा वाला ही मेंबर होना चाहिए, मदरसा का ही मुस्लिम धर्म का ही आदमी होना चाहिए। जैसे टेंपल को चलाना है तो टेंपल वाला ही मेंबर को आप अपॉइंट कर सकते हो एज ए चेयरमैन या फिर ट्रस्ट का जो भी मेंबर, तो वो भी स्टेट कर सकते हो। वही बोला कि लॉ कैन प्रोवाइड दैट इनकमेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन और ए मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू ए पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन, यानी कि पर्टिकुलर सेक्ट से ही पर्टिकुलर रिलीजन से ही बिलोंग करे जो बोर्ड को चलाएगा। जैसे मदरसा को चलाना है तो मदरसा को चलाना तो उसी का मेंबर होना चाहिए। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंदर भी दिया गया, लिख लो वहाँ पे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 अंदर है ना, आर्टिकल 29 और 30 जानते हो ना, आर्टिकल 30 क्लॉज के अंदर है ये, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंदर है ये, बात समझे ना। अब नया जोड़ देता हूँ मैं, आर्टिकल 16 क्लॉज, हाँ जो 5th 1 है ये, चलो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 का ABC देख लिए, और उसमें जानते हो कि आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में, जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में देखे थे हम लोग, बच्चे लोग ABC है, ध्यान रखना ही है। ये आर्टिकल क्लॉज 16 क्लॉज 3 का देखे हम लोग, बहुत सारा ABC करके देखे। वही तरह देखोगे आगे बढ़ोगे क्रोनोलॉजी से तो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 दिखेगा, वहाँ पे यही बात है कि बिल्कुल जॉब हो सकता है ऑन द बेस ऑफ EWS, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस, हाँ इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस पैरामीटर के हिसाब से बहुत सारे लोगों का जॉब हो सकता है। देखो UPSC में भी या बाकी एग्जाम में भी कम से कम 10% रिजर्वेशन दिया जाता है किसको? EWS को, समझ गए ना, EWS को। हाँ उसके वजह से जो 50% का जो था पहले रिजर्वेशन वो कट हो गया ना, लिमिट क्रॉस कर गया ना, जो कि इंदिरा सावनी जजमेंट जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया था कि 49.5% रिजर्वेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर जब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तो ये जो 49.5 है, लूजली कह सकते हो 50% जो रिजर्वेशन का लिमिट है वो क्रॉस हो गया। मगर संविधान ने उसको जुडिशरी ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके ही कहा, बोला ठीक है क्योंकि अमेंडमेंट किए हो और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस एज अ पैरामीटर लेके सरकार चल रही है। समझ गए ना? हाँ जी, कंटेम्प्रेरी इशू को ऐड करना है। देखो आर्टिकल 17, अच्छा आर्टिकल 17 जो होगा वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी होगा और साथ में वो स्टेट के अगेंस्ट भी होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, ये क्वालिफाइड नहीं है, एब्सोल्यूट है बच्चे लोग। आर्टिकल 17 क्या है तुम्हारा? अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। फॉरबिड्स यानी कि रिस्ट्रिक्ट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। अच्छा अनटचेबिलिटी का बहुत तरीका हो सकता है, जैसे कोई मान लो कि SC/ST समाज से बैठा हुआ है और उसको चिढ़ा नहीं रहा है मगर ऐसा स्टोरी बोल रहा है जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रहा है, ये भी तो वन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, वन फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी है। तो किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करना है। आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट आर्टिकल है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स है। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। हाँ जान लो, कोई भी इस तरह का डिसेबिलिटी करोगे, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी डिसेबिलिटी तुम किसी पब्लिक के ऊपर कर रहे हो, किसी समाज के ऊपर कर रहे हो, तो ये गैर कानूनी है और लॉ के हिसाब से फिर दंडित किया जाएगा उसको, समझे ना। उसी के लिए देखो बच्चे लोग, उसी के लिए देखो 1955 में एक्ट आया था जी, ठीक है। इन 1976 द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 हैज़ बीन कम्प्रिहेंसिव, यानी कि जो शुरू में जो 1955 में जो एक्ट आया था उसको और कम्प्रिहेंसिव बनाया। जो 1955 में जो एक्ट आया था वो SC/ST एक्ट कहा जाता था, उसका नामकरण चेंज कर दिया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। फिर से 1976 में इसमें और सारा चीज़ जोड़ दिया गया, टू इनलार्ज द स्कोप एंड मेक पेनल प्रोविजन मोर स्ट्रिंजेंट, यानी कि अब तो बाबू बहुत मुश्किल है, कोई यदि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया, किसी के ऊपर मुकदमा लग गया तो बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये कोई मान लो कि MP, कोई मान लो कि विधानसभा का मेंबर यदि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड अपना पब्लिक स्पेस में कुछ बोल दिया तो बाबू वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, वो डिवार्ड हो जाएगा वो। इसलिए बचकाना हरकत नहीं करते हैं ये लोग, सब सोच समझ के बोलते हैं। SC/ST के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि SC/ST से ही ज़्यादा अनटचेबिलिटी जुड़ा हुआ चीज़ है, स्पेशली SC से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ चीज़ है। तो यदि ऐसा बोलेगा, समझते हो ना, SC/ST एक्ट 1955 जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जो कि और ज़्यादा बड़ा कर दिया गया 76 में, इसमें वाइडर प्रोविज़न है। हाँ कई बार इसका मिसयूज भी होता है, वो दूसरा विषय है, और ये लाना भी ज़रूरी है। जिस हिसाब से हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है SC के साथ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए
उसको उत्थान देने के लिए जरूरी है इस तरह का एक्ट सब भी है। और यहाँ पे देखो, द एक्ट डिफाइंस सिविल राइट एज एन राइट अकॉर्डिंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय द आर्टिकल, वही बोला गया है, वही जो सिविल बट देखो बात यह है कि मगर जो अनटचेबिलिटी जो वर्ड है संविधान में डिफाइन ही नहीं है, समझे, कहीं डिफाइन नहीं है संविधान में, ना ही एक्ट में डिफाइन है, SC/ST एक्ट में ना ही डिफाइन है, वही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में ना ही डिफाइन है, ठीक से, चाहे संशोधन वाला 76 ही उठा के देख लो, चाहे 55 वाला ही उठा के देख लो, नहीं वहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइन है अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, और ना ही तुम्हारा आर्टिकल 17 में डिफाइन है। तो फिर कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे रोल आ जाता है मैसूर हाई कोर्ट का। मैसूर हाई कोर्ट ने एक अपना हिस्टोरिकल जजमेंट दिया था, उसमें मैसूर हाई कोर्ट ने एक डेफिनेशन दिया था अनटचेबिलिटी का। देखो कितना सुंदर डेफिनेशन है। मैसूर हाई कोर्ट हेल्ड दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी इन अ लिटरल सेंस, यानी कि ग्रामर से मत जाओ, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से मत जाओ कि अनटचेबिलिटी मतलब दूर भागना, इतना ही नहीं है, बट जो प्रैक्टिस जो हिस्टोरिकली डेवलप्ड हुआ वो सबको कंसिडर करना है, ग्रामर में नहीं जाना है, केवल इंग्लिश मीनिंग देखोगे तो अनटचेबिलिटी वाला बात नहीं आ पाएगा। जो हिस्टोरिकल जो प्रैक्टिस हुआ है पहले, ठीक है, वो सबको कंसिडर करना है। एग्जाम्पल देखो, अब डेफिनेशन दे रहा है मैसूर हाई कोर्ट, सोशल डिसेबिलिटी imposed on certain classes of person by reason of their birth in certain caste is your untouchability। समझे, यानी कि जो सोशल डिसेबिलिटी के भाई तुमको दूरी रहना है, तुमको यही काम करना है, ये मैनुअल वाला स्कैवेंजिंग वाला ही काम करना है तुमको, जो सटन क्लास ऑफ पीपल के ऊपर जो सोशल डिसेबिलिटी जो थोपे जा रहे हैं, अब क्यों थोपे जा रहे हैं? क्योंकि वो लोग उसी जात में जन्म लिए हैं। जाहिर सी बात है, एक SC का बेटा ऐसी ही होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि SC के घर में ऐसी हुआ है, ऐसी बच्चा हुआ है, उसके ऊपर आप जो सोशल डिसेबिलिटी इंपोज कर रहे हो कि भाई आप तुमको यही काम करना है, इसी को बोलते हैं अनटचेबिलिटी। तो मैसूर हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया, और कभी भी जब रेफरेंस आता है तो मैसूर हाई कोर्ट का ही डेफिनेशन लिया जाता है अनटचेबिलिटी को लेकर, ना ही आर्टिकल 17 में डिफाइन है ठीक से, और ना ही तुम्हारा सिविल राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 या 1976 में डिफाइन है, ठीक है। 4 नंबर समझो फिर से, द एक्ट डिफाइंड सिविल राइट्स एज एनी राइट accruing to a person by any reason of the abolition of untouchability by article 17, यानी कि कोई भी सिविल राइट से आप मना नहीं कर सकते हो, समझे, कोई भी सिविल राइट से मना नहीं कर सकते हो, यदि मना कर रहे हो तो यू आर डूइंग अनटचेबिलिटी। अब फिर इसके एम्बिट को बढ़ा दिया मैसूर हाई कोर्ट ने। मैसूर हाई कोर्ट ने कह दिया कि सोशल डिसेबिलिटी यदि इम्पोज किया जा रहा है बिकॉज कि उसी जात में जन्म रहा है, उसको हम अनटचेबिलिटी कहेंगे। देखो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स आया, ऑफेंस कमिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यदि कोई भी कर रहा है इस तरह, तो देखो उसको क्या है, तुम्हारा 6 मंथ तक कारावास हो सकता है, 500 का फाइन हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है। बात समझे, ए पर्सन किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ऊपर आरोप लगा है अनटचेबिलिटी का, तो वो पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, MP का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, MLA का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, वो करियर खत्म, ठीक है। बहुत ही अच्छा चीज़ है। कोई यदि SC/ST के अगेंस्ट कुछ बोल दे पब्लिकली, अब पता चल गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चल गया, करियर खत्म, आया समझ में ना। तो अब देखो इसको बढ़ाते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि क्या क्या ऑफेंस माना जाएगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के अंदर, यानी कि अनटचेबिलिटी में क्या क्या चीज़ ऐसा लोग करते हैं तो उसको ऑफेंस माना जाएगा। देखो बहुत ही गंभीर विषय पढ़ रहे हो विद्यार्थी लोग, केवल बात यहाँ पे UPSC प्रिपरेशन का ही नहीं है, ये डे टू डे चलने वाला चीज़ सब है, तो गंभीरता से समझोगे इस चीज़ को। प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप और फ्रॉम वर्शिपिंग देयर इन, यानी किसी को भी मना कर रहे हो कि तुम मंदिर नहीं जा सकते हो, तुम गिरजाघर नहीं जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो, तो वहाँ पूजा नहीं कर सकते हो, तो ये भी अनटचेबिलिटी माना जाएगा, ये भी ऑफेंस माना जाएगा, नंबर 1। दूसरा क्या है कि बताओ अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई कर रहे हो, हाँ कि हमारे दादा अनटचेबिलिटी करते तो हम भी करेंगे, इस तरह का यदि बोल रहे हो, हाँ रिलीजियस ग्राउंड से बोल रहे हो, मनुस्मृति का लेके आ रहे हो, फिलोसॉफी दे रहे हो इसके पीछे, और भी ग्राउंड दे रहे हो, सब डिस्क्रिमिनेशन बाबू, ये सब अनटचेबिलिटी का वो हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। इसलिए मैं कई बार क्लास में कहता हूँ कि कई चीज़ एब्सोल्यूट है, उसके ऊपर डिबेट ही नहीं होना चाहिए। जैसे डाउरी के ऊपर कोई डिबेट नहीं होना चाहिए, इसलिए अनटचेबिलिटी के ऊपर डिबेट नहीं होना चाहिए। गलत है तो गलत है, उस पर कोई तार्किक ध्यान मत लगाओ दिमाग। यदि फिलोसॉफिकल एंगल समझा रहे हो, अनटचेबिलिटी बहुत अच्छा चीज़ है, हाँ रिलीजियस किताब लेकर कोट कर रहे हो, ठीक है, पहले का किताब था ना हिंदू को बहुत सारा किताब सब जहाँ पे लिखा था
कोट करे तो ऑफेंस माना जाएगा। ये भी किसी को तुम घुसने नहीं दे रहे हो, किसी शॉप में जाने नहीं दे रहे हो, किसी होटल में जाने नहीं दे रहे हो, किसी भी प्लेस में जाने नहीं दे रहे हो, जो पब्लिक एंटरटेनमेंट है। हाँ, यदि बाउंसर बैठा हुआ है और अंदर डिस्को चल रहा है तो वहाँ तो रोक ही सकते हो, क्योंकि डिस्को तो कभी चलाएगी नहीं स्टेट। बात समझ रहे हो ना? इसलिए पब्लिक एंटरटेनमेंट बात समझ, जहाँ पे सबको अधिकार है जाने का। जैसे मान लो कि एक स्टेडियम है जो पब्लिक मेंटेन करता है, सॉरी स्टेट मेंटेन करता है, वहाँ पे सबको जाने का अधिकार है ना, देखने का अधिकार है। आगे देखोगे, और एक पर्सन को इंसल्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो एससी समाज से आता है, तो ये भी अनटचेबिलिटी माना जाएगा। और वो बोल के कर रहे हो और इंसल्टिंग में वो चीज़ दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंसल्टिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो एससी समाज से आता है, अनटचेबिलिटी है ये। रिफ्यूजिंग टू एडमिट, बताओ हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिट नहीं कर रहे हो, हॉस्टल में एडमिट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इसको भी क्या माना जाएगा? अनटचेबिलिटी माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा इसको। हाँ, और तुम कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम प्रमोट कर रहे हो, प्रीच कर रहे हो, तो इसको ही माना जाएगा। देखो इनडायरेक्टली भी प्रीच होता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक कोई बोल रहा है, 3 आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी सुन रहा है, 2 आदमी सुन रहा है, एक आदमी बोल रहा है। एक आदमी बोल रहा है तो अगला आदमी यदि सर हिला रहा है तो वो भी तो इनडायरेक्टली मंजूरी ही दे रहा है, या फिर हंस रहा है उस पर, तो वो भी तो मंजूरी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यदि अनटचेबिलिटी को प्रीच कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा। एंड रिफ्यूजिंग, बताओ तुम सामान नहीं बेच रहे हो या सर्विस नहीं दे रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उस समाज से आता है, तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा अंडर अनटचेबिलिटी। आया समझ में ना? तो बहुत क्लियर कर दिया गया है बच्चे लोग। हाँ, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये स्टेट का अगेंस्ट भी हो सकता है और प्राइवेट का अगेंस्ट भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 17 जो अवेलेबल है दोनों के अगेंस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल का अगेंस्ट भी और तुम्हारा स्टेट का अगेंस्ट भी। इसलिए देखो बच्चे लोग, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि नेसेसरी स्टेप्स ले इसके ऊपर, और स्टेट लेती है, स्टेट संज्ञान लेती है। ऐसा नहीं कि स्टेट नहीं लेती, स्टेट छोड़ती नहीं है, स्टेट लेती है, जहाँ जहाँ संभव हो स्टेट लेती है। कंप्लीटेड ना? आर्टिकल 17 समझ में आ गया ना? एब्सोल्यूट आर्टिकल, नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो इससे पहले एक्सेप्शन पढ़ रहा था ना, तुम लोग पूरी तरीके से पढ़े थे ना? मैं आर्टिकल 17 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखो, तो सोच रहे हो ना हमारे जो फोर फादर्स है, क्या थिंकिंग है उनका, ये तो किसी हिसाब से प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, बहुत डेरोगेटिव प्रैक्टिस है। और अभी का समाज में यदि लोग गंदगी फैला रहा है तो सोचो वो कितने मेंटेलिटी उसका खराब है। समझ में आया? आर्टिकल 18 देखो, आर्टिकल 18 क्या है? टाइटल किसी को नहीं मिलेगा। पहले टाइटल मिलता था तो वो भी तो इक्वलिटी के अगेंस्ट ही हुआ ना, किसी को टाइटल मिल गया तो प्रिविलेज मिल गया, तो टाइटल नहीं होगा अब हमारे कंट्री में। देखो आर्टिकल 18 पूरी तरीके से एबोलिश करता है कि टाइटल नहीं मिलने वाला है, और उसके लिए 4 प्रोविजन दिया गया। नंबर 1 क्या है? इट प्रोविज द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, यानी कि स्टेट को मना कर रहा है। स्टेट मतलब वही पब्लिक अथॉरिटी जो कि आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। स्टेट किसी भी हिसाब से किसी भी अपने सिटीजन को, किसी भी बाहर के फॉरेनर्स को जो काम कर रहा हो वहाँ पे, उसको टाइटल नहीं दे सकती है। पहले टाइटल होता था बाबू, राय बहादुर, राज बहादुर, दुनिया भर का इस तरह का टाइटल होता था। ये टाइटल नहीं मिल सकता है। हाँ, मगर मिलिट्री टाइटल मिल सकता है, कर्नल मिल सकता है ना, हाँ, ब्रिगेडियर मिल सकता है ना, मेजर मिल सकता है ना, तो इस तरह का टाइटल मिल सकता है। एकेडमिक भी मिल सकता है, डॉक्टर का मिलता है ना, जो फिलोसफी कंप्लीट करता है उसको डॉक्टर का मिलता है। और जो डॉक्टर जो स्वयं डॉक्टर होते हैं DR लगा रहता है ना, इंजीनियर का भी ER लगा रहता है, तो उसको टाइटल नहीं माना जाए, वो एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, वो डिफरेंट चीज़ है। बात समझ में आया ना? दूसरा देखो, इट प्रोहिबिट्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल, यानी कि फॉरेन स्टेट, मान लो कि विदेश का आदमी कुछ टाइटल दे रहा है तो वो भी नहीं ले सकता है इंडिया का सिटीजन, समझे? वो भी नहीं ले सकता। मान लो बाहर से टाइटल मिलता है ना, टाइटल मिलेगा तो उसका बढ़ जाएगा, वो उसका कद बढ़ जाएगा, तो उसका कद बढ़ जाएगा तो दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, फिर वो इक्वलिटी के अगेंस्ट है दूसरे का, समझे ना? यानी कि दूसरे का विरोध में हो जाएगा वो। तो बाहर एक सिटीजन को यदि बाहर का टाइटल मिलता है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इट प्रोहिबिट्स द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 3rd और 4th 2 पॉइंट तो हम लोग समझे। तीसरा पॉइंट देखो, ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, यानी कि जो बाहर का आदमी है और यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी में काम कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ द पोजीशन। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ऐसा पब्लिक अथॉरिटी कह सकते हो, ऐसा ऑफिस जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है, कमाई हो रहा है। हालांकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में ब्रॉड डेफिनेशन बाद में बताऊंगा मैं तुम लोग को। अभी समझो कोई भी फॉरेनर्स यदि यहाँ पे रह रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रह रहा है, ट्रस्ट में रह रहा है, जो कि स्टेट के हिसाब चल रहा है, तो वो टाइटल नहीं ले सकता है। मगर प्रेसिडेंट ने कहा दिया कि आप टाइटल ले सकते हो, तो तब वो टाइटल ले सकता है। यानी कि यदि आपको टाइटल लेना है कोई फॉरेनर को जो भारत में काम कर रहा है
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम कर रहा है, जो स्टेट चला रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और यदि वो फॉरेनर को बाहर से टाइटल लेना है तो उसके लिए उसको दौड़ना पड़ेगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। यदि प्रेसिडेंट ने अलाउ कर दिया तो वो टाइटल ले सकता है, यदि प्रेसिडेंट ने अलाउ नहीं किया तो नहीं ले सकता। गवर्नर नहीं है बच्चे लोग, प्रेसिडेंट, डायरेक्ट प्रेसिडेंट। कहोगे कि सर गवर्नर भी है क्या? गवर्नर बिल्कुल नहीं है। उसी तरह नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, जिसे टाइटल नहीं मिल सकता है ना, उसके लिए प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह कोई प्रेजेंट नहीं ले सकता बाहर से, ना ही कोई एमुलमेंट ले सकता है, ना ही कोई बाहर से ऑफिस फॉर्म ले सकता है। कोई भी तरह का जो प्रॉफिट वाला चीज़ है, जो पिक्यूनिटी वाला चीज़ है, वो नहीं ले सकता है। बट यदि प्रेसिडेंट से कंसेंट कर ले और प्रेसिडेंट ने यदि मंजूरी दे दिया कि चलो ठीक है बाहर से नेपाल से आया है ले लो तुम प्रेजेंट, तब ले सकता है। तो दोनों ही केस में, थर्ड केस और फोर्थ केस, दोनों ही केस में, चाहे टाइटल का बात हो, चाहे प्रेजेंट का बात हो, चाहे एमएलएम का बात हो, फॉरेनर आदमी जो इंडिया में काम कर रहा है वो ले सकता है। तभी ले सकता है जब प्रेसिडेंट उसको ओके कहे कि चलो भाई तुम ले लो। यदि प्रेसिडेंट मना कर दिया तो नहीं ले सकता। जनरली प्रेसिडेंट तक बात ही नहीं जाता, नहीं लेता है ये सब चीज़, ठीक है। यदि रेयर केस में यदि ले तो प्रेसिडेंट को जाकर पहले बोलना पड़ेगा। अब देखो क्या लॉजिक है, देखो फ्रॉम हेयर ये बात तो क्लियर हो गया बच्चे लोग, जो हेरिडेटरी टाइटल चलता था नोबिलिटी लोग का, महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, इस तरह का। अब ये टाइटल मिलता था, देखो राजा राम मोहन राय को भी टाइटल मिला ना राजा का, तो ये टाइटल मिलता था तो एक प्रिविलेज मिलता था ये लोग, और ये लोग दिखा देते थे देखो हमको प्रिविलेज मिला है, कहीं पे भी जॉब मिल जाता था, कहीं पे भी इन लोगों को प्रिविलेज मिल जाता था। बात समझे ना। आज़ाद हिंदुस्तान में किसी को भी टाइटल नहीं दिया जाए, नहीं तो इससे डिस्क्रिमिनेशन होगा, बाकी सिटीजन का डिस्क्रिमिनेशन होगा इससे। बात समझे ना। तो इसलिए जो हेरिडेटरी जो टाइटल चल रहा था, महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ये सब खत्म, ठीक है। ये सब कॉलोनियल स्टेट्स का बनाया हुआ चीज़ है और उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट से सब खत्म हो जाएगा, सब बराबर है, समझे ना। बैंड बाय आर्टिकल 18 एज दिस आर अगेंस्ट द, क्योंकि ये इक्वल स्टेटस के अगेंस्ट है, इक्वलिटी के अगेंस्ट है। मगर देखो तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए सर नेशनल अवार्ड, सिविलियन अवार्ड है कि नहीं है, भारत रत्न मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, पद्मश्री मिलता है, क्या सर इसको भी टाइटल ही समझा जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो कितना बढ़िया से बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में कहा है कि बिल्कुल नेशनल अवार्ड जो मिलता है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी है, ये टाइटल नहीं है, ये एकेडमिक एक्सीलेंस, ताकि इससे इंस्पिरेशन मिलता है। अच्छा कोई भारत रत्न मिला है तो इससे इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा दूसरे को, वो तो बहुत मेहनत करके अर्न किया है वो चीज़। बात समझ रहे हो ना। इट रूल दैट दिस अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू, ये टाइटल्स के अंदर नहीं आएगा। आर्टिकल 18 में जो मीनिंग दिया है टाइटल उसके अंदर नहीं आएगा, समझे ना। और ये हेरिडिटी वाला चीज़ नहीं है, जो टाइटल जो चल रहा था वो वाला चीज़ नहीं है, इसको अलग तरीके से लिया जाए। देखो क्या है, देखो देयरफॉर, इसलिए आर्टिकल 18 को वायलेट नहीं करता है, समझे ना। यानी कि थ्योरी ऑफ इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता है। क्यों? डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, मेरिट तो रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए। यदि किसी को भारत रत्न मिल रहा है तो मेरिट बेस पे मिल रहा है वो, है ना, उसे एक इंस्पिरेशन मिल रहा है। हाउएवर देखो, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भारत रत्न भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, तो नाम के आगे ना जोड़े। मिलना कोई गलत बात नहीं, नाम के आगे मत जोड़े। मैं कई बार जानते हो कि गलती कर देता है लोग सब, हमारे बीच में आ रहे हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये बोलना गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नॉर्मली प्रैक्टिकली देखो क्या बोला गया है, हाउएवर इट आल्सो रूल दैट दिस शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द अवार्डीज, अदरवाइज यदि ऐसा होता है तो फिर अवार्ड को छीन लिया जाएगा वापस। ये सब मगर जानते हो कि गलती हो रहा होता है ना, जानते हो नहीं। जब कभी भी मंच पे बुलाया जाता है जिसको पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, तो डायरेक्ट बोल देता है, मैं बोलना नहीं चाहिए एज पर द सुप्रीम कोर्ट। देखो नेशनल अवार्ड देखो कब 1954 में बना था ये सब अवार्ड। जनता पार्टी जब आई ना, मोरारजी देसाई, उसको डिसकंटिन्यू कर दी 1977 में। फिर उसके बाद जैसे इंदिरा गांधी आई फिर कंटिन्यू कर दी। हाँ जो भी हो, मैं इसका एक तुम्हारा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बताया गया कि 54 में स्वयं बनाए नेहरू जी, मोरारजी देसाई आए, बोले कि बेकार का चीज़ हटा दिए नेशनल अवार्ड सबको। फिर जब इंदिरा गांधी लौट के आई प्रचंड बहुमत में, जानते हो 80 के चुनाव में, फिर उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। आया समझ में? तो थोड़ा सा बचा हुआ है, देखो आर्टिकल 19 हल्का सा समझेंगे, ज़्यादा नहीं समझना है बच्चे लोग, हल्का सा समझना है। देखो आर्टिकल 19, अब देखो आर्टिकल 19 में कितना कुछ है इसके अंदर। आर्टिकल 19 देखो, इसमें 6 राइट्स होगा। आर्टिकल 19 के अंदर क्या है? 6 राइट्स है, इसको कहते हैं हम लोग राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर इतना कुछ होगा। देखो
आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल द सिटीजन द फॉलोइंग 6 राइट, 6 राइट्स दिया जा रहा है तुमको, ठीक है। इसको लूजली हम लोग राइट टू फ्रीडम में कहते हैं। तो क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तुमको बोलने का पूरा अधिकार है, तुमको अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। अच्छा, एक्सप्रेस बहुत तरीके से हो सकता है, एक तो वर्बली भी हो रहा है जैसे हम अभी कर रहे हैं, लिख के भी हो सकता है, मैसेज करके भी हो सकता है, पूरा अधिकार है नागरिक को एक्सप्रेस करने का, या सिंबॉलिक फॉर्म में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एक्सप्रेशन कैन बी मैनी थिंग, हाँ पूछ लेगा कई बार, एक्सप्रेशन बहुत तरीके से हो सकता है, समझे ना। अच्छा, भरतनाट्यम सब डांस देखते हो ना, उसमें क्या एक्सप्रेशन दिखता है, एक्सप्रेशन से तुमको पता चल जाएगा कि क्या क्या डांसर क्या पोर्ट्रे करना चाह रही है, समझे ना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, समझिए ना। राइट टू असेंबल पीसफुली, हाँ एक साथ खड़ा होने का अधिकार है सबको, विदाउट आर्म्स, बिना कोई हथियार का। बताओ सब बंदूक लेके एक जगह बैठ गए तो फिर जानते हो सेक्शन 144 जो लागू होता है सीआरपीसी के हिसाब से, होता है ना जी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो लगाते हैं, तो उस समय ये वाला जो फ्रीडम वो हो जाता है, हट जाता है। तो सभी को पीसफुली असेंबल होने का अधिकार है विदाउट आर्म्स, बिना कोई हथियार का। सेकंड, 6 राइट्स है, फर्स्ट पढ़ चुके, सेकंड पढ़ ले। तीसरा क्या है, सबको अधिकार है एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि बाद में डाला गया है ये चीज़ को। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात है ये बहुत लेटेस्ट वन है, 2011 में डाला गया ये चीज़, 97 आई थिंक 97 होगा, एक बार चेक कर लेना जाके गूगल में तुम लोग। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी डाला गया था इसमें, और डीपीएसपी में भी डाला गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, यानी कि एसोसिएशन बनाने का, यूनियन बनाने का और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का नागरिक को अधिकार है। राइट टू मूव फ्रीली, कहीं पे भी आप घूम सकते हो थ्रू आउट द कंट्री, बट जानते हो जो शेड्यूल एरियाज है वहाँ पे नहीं घूम सकते हो, इनर परमिट लाइन है वहाँ पे नहीं घूम सकते, एक्सेप्शनल होगा जो आने वाले समय में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए ना। 5वां राइट देखो, राइट टू रिसाइड और सेटल, कहीं भी भारत किसी भी कोना में हो सकते हो, वहाँ एक्सेप्शनल होगा, यहाँ पे वही शेड्यूल एरियाज में नहीं जा सकते हो। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बिल्कुल आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हो, कोई भी ट्रेड ले सकते हो, कोई भी बिजनेस ले सकते हो, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा ना। ऐसा प्रोफेशन मत करो जिसके वजह से इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया खतरे में आ जाए। तो सभी जगह पे तुमको बच्चे लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिखेगा। और बात मान के चलो, मेरा सबसे अधिक जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होता है इसी आर्टिकल के ऊपर लगता है, आर्टिकल 19 के ऊपर लगता है, समझ गए ना, जो आने वाले समय में पढ़ोगे। देखो यहाँ पे समझो, दिस 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। ये जो भी 6 बताए ना, ये स्टेट करेगी। यदि मानो कि तुमको प्राइवेट इंडिविजुअल यदि तुम्हारा इस राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट नहीं है ये। बात समझ गए ना। स्टेट मना नहीं कर सकती है। यदि स्टेट मतलब वही पब्लिक अथॉरिटी जो आर्टिकल 12 में कवर किया गया है, यानी कि दिस 6 आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मोरेवर दिस राइट्स आर ओनली अवेलेबल, हाँ देखो आर्टिकल 19 केवल सिटीजन को मिलता है, भारत के सिटीजन को, हाँ, एंड टू शेयर होल्डर ऑफ कंपनी बट नॉट टू फॉरेनर्स और लीगल पर्सन लाइक कंपनीज और कॉर्पोरेशन। कंपनी और कॉर्पोरेशन को नहीं मिलेगा ये, समझे ना, केवल सिटीजन को मिलेगा या फिर शेयर होल्डर ऑफ कंपनी को मिलेगा, बट नॉट फॉरेनर्स और लीगल पर्सन। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कई बार स्टेट करती है, सीआरपीसी देखो ना 144 लग गया तो लग गया वो, तो स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस पे कर सकती है। और उस समय देखो क्या लिखा गया है कि स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द enjoyment of दिस 6 राइट्स ओनली ऑन द ग्राउंड मेंशन इन द आर्टिकल। आर्टिकल 19 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया गया, अब उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या दिया गया है कि फ्रेंडली जो रिलेशन है स्टेट के दूसरे कंट्री के साथ वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, समझे ना, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो कि आने वाले समय में पढ़ोगे। तो उसी रिस्ट्रिक्शन में बाबू, उसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में स्टेट आ सकती है, यानी कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज, आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया गया उसके आधार पे ही स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आर्टिकल 19 में। दूसरे ग्राउंड पे यदि लगाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा ये बोलने के लिए कि ये तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहीं नहीं था आर्टिकल 19 में, क्यों लगाए। तो स्टेट को यदि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे लगाना है जो कि दिया गया आर्टिकल 19 में, अपने हिसाब से नहीं कर सकता। देखो क्या लिखा गया, ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन द आर्टिकल 19, समझे ना, इट्सेल्फ, नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड, दूसरे ग्राउंड्स पे नहीं। दैट्स इट, कंप्लीटेड।